हाय दोस्तों, आज की कहानी है धन के लालच में तन को लूटने वाला बाबा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज किसी भी इंसान को दिमागी बीमारी होने पर डॉक्टरों से ज़्यादा तांत्रिकों के पास ले जाया जाता है, जिससे उन्हें कोई फायदा तो छोड़ो सिर्फ नुकसान ही है। कुछ ऐसे ही नुकसान रिमी के साथ भी हो सकता था अगर समय पर विजय न आता। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। उस दिन रिमी के साथ अचानक रिमी को पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी के कुछ दौरे ही पड़े होंगे कि माँ झट से गई और चप्पल से रिमी पर अनगिनतन बार करती चली गई। हालांकि उन्हें यह बहुत बाद में पता चला कि यह कोई बीमारी है जिसे मेडिकल साइंस में पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। वरना उस दिन रिमी की मां ने तो किसी ऊपरी साए का चक्कर समझकर उस साए पर चप्पलें की बरसात कर दी थी, जबकि दर्द रिमी को सहना पड़ रहा था। रिमी की मां ने रिमी को दौड़े पड़ने वाली बात को समाज से छिपाए रखी, शायद इसलिए क्योंकि रिमी की शादी 1 साल पहले ही विजय से तय हो चुकी थी। विजय एक अच्छे परिवार और पढ़े लिखे घर का सुशील और गुणवान लड़का था और पेशे से सीबीआई अफसर भी। रिमी और विजय दोनों ही एक दूसरे को कॉलेज से पसंद भी करते आए थे। ऐसे में माँ नहीं चाहती थी कि महल्ले वालों को रिमी की इस बीमारी के बारे में पता चले और इतनी अच्छी ससुराल हाथ से निकल जाए। रिमी को जब कभी भी ऐसे दौरे पड़ते, उसके थोड़े देर बाद ही वह अपने आप शांत हो जाती। उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ और हरकतें की, पर हुआ वही जो रिमी की माँ नहीं चाहती थी। अब भला रिमी के घर से उसके चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ आना, रोना बिलखना, भला कोई कैसे अनसुना कर सकता है। एक दिन ठेले पर सब्जी लेते समय सुनीता आंटी ने पूछ ही लिया, अरे रिमी की माँ, सुनो तो जरा, यह रिमी को क्या हो गया है? अगर कोई बात है तो बताओ। सुनीता आंटी पड़ोस में ही रहती थी और इसीलिए बाकियों से ज़्यादा रिमी के माँ से अच्छे संबंध थे। माँ ने अभी तक अपना यह दुख किसी के साथ नहीं बांटा था। शायद इसी वजह से सुनीता आंटी के जरा से पूछ लेने पर उससे रहा नहीं गया और दिल खोलकर सारी बात बता दी। उन्हें लगा कि शायद इनके पास इस मुसीबत का कोई हल हो। अरे इतनी सी बात के लिए इतना घबरा रही थी, आप एक बार मुझे पहले ही बता तो दिया होता। अब भला रिमी हमारी बेटी नहीं है क्या? सुनीता आंटी के इतना कहने पर रिमी की माँ को आशा की एक किरण दिखने लगी। माँ को लगा कि शायद सुनीता आंटी के पास इस समस्या का कोई समाधान जरूर है। अरे मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा है जिस पर ऊपरी चक्कर या अन्य कोई दोष होता है और उसके चलते वे अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती हैं। डरो मत, मैं एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानती हूँ जो सिर्फ माथा छूकर सारी समस्या की जड़ बता देते हैं, सुनीता आंटी ने रिमी की माँ से कहा। माँ ने बिना कुछ सोचे समझे सुनीता आंटी से तांत्रिक के यहाँ चलने की बात पक्की भी कर ली। चलो रिमी उठो, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। माँ ने सुबह सुबह ही रिमी को नींद से ज़बरदस्ती उठा लिया। क्या हुआ माँ, कहाँ जाना है बताओ पहले? रिमी ने लेटे लेटे ही माँ से पूछा। वह सुनीता आंटी एक तांत्रिक बाबा को जानती हैं। वह बड़े ही पहुँचे हुए बाबा हैं। वह तुझे देखते ही बता देंगे कि क्या परेशानी है और फिर तेरा इलाज भी कर देंगे, माँ ने रिमी को समझाया। माँ, आप भी कैसे कैसे लोगों की बातों में आ जाती हैं, और वह भी आज के ज़माने में। आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हो जाऊंगी? बेटी, एक बार चलकर देखने में क्या हर्ज है, और क्या पता किसका तुक्का ठीक बैठ जाए।
हमें तो बस तेरे ठीक होने से मतलब है। अभी तेरी शादी होने में सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं ना। इससे पहले ही ठीक होना है ना तुझे। पिताजी ने भी माँ की तुक में तुक मिलाकर रिमी को समझाया। रिमी भी ना नुकुर करते करते मान ही गई और तांत्रिक के पास चलने के लिए राजी हो गई। तांत्रिक का ठिकाना बड़ा ही घनचक्कर कर देने वाला था। पता नहीं कितनी पतली पतली सकरी गलियों के अंदर उसने अपना घर बना रखा था। सुनीता आंटी ने माँ और रिमी को दरवाजे पर ही समझा दिया था कि जाते ही उन बाबा के पैर पकड़कर आशीर्वाद ले लेना। तांत्रिक के घर पर पहले से ही 4 से 5 लोग बैठे हुए थे। रिमी को बड़ी हैरत हुई कि आज भी इतने लोग डॉक्टरों को छोड़कर इन पाखंडियों के पास आते हैं। फिर सोचा कि अगर इतने लोग अपना इलाज कराने आए हैं तो जरूर इस तांत्रिक में कोई तो बात होगी। तकरीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद रिमी का नंबर भी आ ही गया। रिमी ने इससे पहले कभी किसी तांत्रिक को रूबरू नहीं देखा था, सिर्फ टेलीविजन पर ही देखा था। उसको लगा था कि कोई काला कुर्ता पजामा पहने, खोपड़ियों की माला और ढेर सारी अंगूठियां पहने, काला टीका लगाए, आग जलाए बैठा होगा। पर अंदर जाते ही उसने देखा कि तकरीबन 40 से 45 साल का एक आदमी फॉर्मल कपड़ों में अपने सोफे पर बैठा हुआ था। हाँ, अंगूठियों तो उसने भी पहनी थी, पर इतनी नहीं, और माथे पर काला टीका भी लगाया हुआ था। तांत्रिक सुनीता आंटी को जानता था, शायद इसलिए उसने सब लोगों के लिए चाय और बिस्कुट का भी इंतजाम किया। रिमी से तांत्रिक ने उसकी बीमारी के बारे में पूछा और अंदर बने एक कमरे में ले जाकर कुछ जादू टोना करके कई तरह के परचंच करने लगा, जिनका रिमी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर रिमी को बाहर ले जाकर उन ढोंगी तांत्रिक ने माँ को भरोसा दिलाते हुए कहा, देखो, किसी भटकती आत्मा ने रिमी के शरीर को अपना वास बना लिया है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे केस मेरे पास आए दिन आते रहते हैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तांत्रिक अपनी बड़ाई करते थक नहीं रहा था कि अगले ही पल असली मुद्दे पर आ गया। देखिए, इस तरह की आत्माओं से निपटने के लिए अक्सर खास तरह की पूजा कराने की ज़रूरत पड़ती है और एक बकरे की बलि भी देनी ही पड़ती है। इस सब पर कम से कम 40 से 50 हजार रुपये का खर्च तो मान कर ही चलिए। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, सारी सामग्री का इंतजाम हम खुद ही कर लेंगे। अगर आपको ठीक लगे तो बताना, आगे की विधि मैं आपको उसके बाद ही बताऊंगा। रिमी चालाकी दिखाते हुए बोली, बाबा जी, आप बस अपना खर्च बता दीजिए, सामग्री का इंतजाम हम खुद ही कर लेंगे। नहीं बेटी, यह कोई ऐसी वैसी सामग्री नहीं है जो कहीं पर भी मिल जाए। यह सारी सामग्री हमारे सिद्ध गुरुजी की आज्ञा से विशेष विधि से लाई जाती है, इसलिए यह काम तुम हम पर ही छोड़ दो। तांत्रिक अपना उल्लू सीधा करने के मकसद से बोल रहा था। सबने तांत्रिक से अलविदा ली और जैसे ही जाने के लिए मुड़े, वैसे ही तांत्रिक ने टोकते हुए फीस के नाम पर पहले ही मुलाकात में रिमी की माँ से 5,000 रुपये ऐंठ लिए। रिमी को तांत्रिक द्वारा 5,000 रुपये मांगने वाली बात पर कुछ शक हुआ। वह समझ चुकी थी कि यह तांत्रिक के नाम पर पाखंडी है, पर उसकी माँ तांत्रिक की बातें आंख बंद कर मानने लगी थी। घर पहुंचते ही रिमी के फ़ोन पर विजय का फ़ोन आया तो वह चुपचाप अपने कमरे की ओर निकल गई और तांत्रिक की बात बताने लगी। माँ और पिताजी ने रिमी से कहा कि वे तांत्रिक बाबा से विशेष क्रियाक्रम करवाएंगे। रिमी ने भी इस बात का कोई विरोध नहीं किया और बड़ी आसानी से मान गई। माँ ने तुरंत तांत्रिक को फ़ोन लगाया और आगे की सारी विधि समझ ली। तांत्रिक ने उन्हें बताया, अमावस्या की रात को मैं जो
पता बताने जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाना। हम रिमी के अंदर बैठी उस दुष्ट आत्मा को बोतल में कैद कर अपने साथ ले जाएंगे और रिमी को उस दुष्ट आत्मा से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। अमावस्या की रात भी आ चुकी थी और रिमी की माँ और पिताजी उसे लेकर तांत्रिक के बताए उस पते पर पहुंच गए थे। तांत्रिक पहले ही रिमी की पिताजी से पूरे 5,000 रुपये की दक्षिणा मांग लेता है और रिमी को अपने साथ गुफिया कमरे में ले जाकर उससे कहता है, रिमी अब अपने सारे कपड़े उतार कर इस आसन पर बैठ जाओ। इस विशेष पूजा में तन पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वह आत्मा कभी तुम्हारे अंदर से नहीं निकल पाएगी। इतना कहते ही रिमी ने एक जोरदार तमाचा तांत्रिक के गाल पर जड़ दिया। उतने में ही विजय अपने कई साथियों के साथ दौड़ा हुआ उस कमरे का गेट तोड़कर अंदर जा घुसा। रिमी की माँ और पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है और जमाई राजा यहाँ कैसे आ गए, वह भी इतने आदमी लेकर। विजय ने अंदर पहुँचते ही उस तांत्रिक के हाथों में हथकड़ी डाली तो पिताजी ने विजय से पूछा, बेटा यह सब क्या है? पापा जी, शायद आप लोगों को यह नहीं मालूम कि यह तांत्रिक नहीं बल्कि ठगैत है। इसने लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ लिया है। पिछले कई महीनों से हमारे डिपार्टमेंट को इसकी तलाश थी। यह अब लोगों को लूटने उनके घर नहीं जाता, बल्कि लोग इनके पास खुद आते हैं अपने आप को लुटवाने के लिए। यह पाखंडी लोगों को ठीक करने का झूठ वादा करके उनसे हजारों लाखों रुपए तक वसूल लेता है और फिर किसी दूसरे शहर में अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल जाता है। विजय ने उस पाखंडी बाबा की सच्चाई रिमी के पिताजी को बताई, जिसे रिमी की माँ भी सुन रही थी। पर बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग रिमी को लेकर इस तांत्रिक के पास आए हुए हैं? माँ ने हैरान होते हुए विजय से पूछा। माँ जी, जिस दिन आप रिमी को पहली बार इस डकैत के पास लेकर गई थी, उस दिन मैंने रिमी से बात करने के लिए उसे फ़ोन लगाया था। तब रिमी ने मुझे सारी बात बताई थी। रिमी ने मुझे इसके बारे में जो कुछ बताया और वह फीस के 5,000 रुपये के बारे में बताया तो मेरे दिमाग की बत्ती जली। मुझे याद आया कि कहीं यह वही तांत्रिक तो नहीं जिसकी तलाश मैं और मेरे साथी कई महीनों से कर रहे हैं। मैंने तुरंत इस तांत्रिक का सिटिंग ऑपरेशन करने का प्लान बनाया और फ़ोन पर ही सारी योजना रिमी को समझा दी। और आज जब आप लोग अपने घर से निकले तब हमने आप लोगों का पीछा किया था, क्योंकि इसके अड्डे तक हमें सिर्फ आप ही पहुंचा सकते थे। अपनी योजना के मुताबिक हम सारे अफसर अपना हुलिया बदल कर गाड़ी में बैठे बैठे रिमी की माला पर लगे स्पाई कैमरे से सब कुछ लाइव देख रहे थे। और जैसे ही रिमी ने इसे तमाचा मारा, हम समझ गए कि कोई बात ज़रूर है और अंदर इसे दबोचने चले आए। इतना कहकर रिमी की ओर देखते हुए विजय ने बताया, माँ जी, मैंने रिमी की बीमारी के बारे में कुछ दिनों पहले ही अपने दोस्त से फ़ोन पर पूछा था, जो लंदन में एक मनोचिकित्सालय है। उसने बताया था कि रिमी के अंदर किसी आत्मा का वास नहीं, बल्कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। इसकी वजह से अक्सर मरीज अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, जैसे बहुत गुस्सा आने के चलते अपना आपा खो देना, किसी पर विश्वास न करना, अकेले रहना। पर यह बीमारी डॉक्टर के इलाज से जल्दी ठीक भी हो जाती है। विजय यह सब बातें बताते समय तांत्रिक को गुस्से भरी आंखों से घूरे जा रहा था। इसके बाद विजय ने उस तांत्रिक से रिमी के 5,000 और उस दिन की फीस के 5,000 रुपये भी वसूल कर रिमी के पिताजी को दे दिए।